परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आज उसके जिस स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपकी स्क्रीन पर वो टॉपिक पर्टिकुलर दिख रहा होगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का इतिहास यदि देखा जाए तो वैश्विक संदर्भ में ये सबसे पुराने इतिहासों में से एक है। अब आप बोलेंगे मैं पढ़ा विज्ञान रहा हूं और इतिहास की चर्चा कर रहा हूं। जी हाँ, जब से इस पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, उससे भी लाखों करोड़ों साल पहले से सूर्य की जगमगाहट निश्चित रूप में इस पृथ्वी पर ऊर्जा बिखेर रही है। तो जिस ऊर्जा के कारण सूर्य का सर्वाइवल है, या जिस कारण से सौर ऊर्जा है, निश्चित रूप में उसके पीछे यही प्रक्रम उत्तरदायी है। कहने का सीधा सा मतलब है, सौर ऊर्जा में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। और सौर ऊर्जा का इतिहास या सूरज में जो ऊर्जा है वो आज से तो नहीं है, लाखों करोड़ों साल पहले से है। तो इसीलिए हम इसको पुरातन तकनीकों में भी काउंट करते हैं। और अब जापानी और चीनी रिसर्चर जो हैं वो आर्टिफिशियल सन बनाने की तैयारी में है। मतलब सन के सेंटर में जो जो एलिमेंट पाए जाते हैं, उन एलिमेंट के जरिए दरअसल में हम एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाने की प्रक्रिया में अभी निश्चित रूप में उसके कुछ चरणों को पार कर गए हैं। और बस शायद हमको सुनने को मिल जाए कि कुछ समय में दिन में जो सूर्य नेचुरल वाला अपना काम करके जब चला जाएगा, तो रात में हमको जिस सूर्य के दर्शन होंगे वो दरअसल में आर्टिफिशियल सन होगा। तो भविष्य में भी दरअसल में इसी तकनीक की मदद से हम आर्टिफिशियल सन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि नाभिकीय संलयन की जो तकनीक है, ये पुरातन तकनीक भी है और भविष्य में का उपयोग जो है अब रिसर्चर करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दरअसल में है क्या, किस व्यक्ति ने सबसे पहले इनके बारे में बताया। तो आप स्क्रीन पर ये चीज तो देख रहे होंगे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के खोजकर्ता का नाम है हेंस बैथे, जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के डिस्कवरर ऑटो हॉर्न स्ट्रॉसमैन है, जो जर्मनी के दो परमाणुविद थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के खोजकर्ता का नाम यदि हेंस बैथे है, तो आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये दो ऊर्जाएं जो हैं, जिसमें सबसे पहला है सूर्य और तारों की जो ऊर्जा है, में भी नाभिकीय संलयन जो है उत्तरदायी है। और हाइड्रोजन बम भी जिस सिद्धांत पर बनता है वो भी नाभिकीय संलयन है। अब सवाल पैदा ये होता है, ये दोनों के दोनों प्रोसीजर नाभिकीय संलयन पे बेस है। तो चलिए आइए जरा एक शॉर्ट में रिव्यू लेते हैं नाभिकीय संलयन दरअसल में है क्या। सबसे पहले आपको इस चित्र में बड़े आराम से ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का दरअसल में एक समस्थानिक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1H2। ट्राइटियम भी दरअसल में हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1H3। और ट्राइटियम हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ऐसा प्रीलिम्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ड्यूटीरियम है और ट्राइटियम है, ये आपस में कंबाइन टुगेदर हीलियम बनाते हैं। और निश्चित रूप में हीलियम जो है ड्यूटीरियम और ट्राइटियम से ज्यादा हैवी होता है। तो जब दो सिंपल एलिमेंट, जब दो सरल तत्व मिलकर एक जटिल तत्व का निर्माण करते हैं, या जो सिंपल न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। अब सवाल पैदा होता है कि जब ड्यूटीरियम और ट्राइटियम आपस में मिलते हैं, तो नाभिकीय विखंडन से 1000 गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। जी हाँ, हमारे दिमाग में शुरू से एक फितूर भर दिया गया है कि जब न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करता है, मतलब विखंडन के द्वारा सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन आप पाएंगे कि विखंडन में जितनी एनर्जी निकलती है, उससे 1000 गुना ज्यादा एनर्जी नाभिकीय संलयन से निकलती है। इसी वजह से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर अभी तक नियंत्रण दरअसल में हम नहीं कर पाए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें, तो सबसे पहले परिभाषा में पॉइंट नंबर 1 में आपको बड़े आराम से इसके दर्शन होंगे कि इस अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि ये दो हल्के नाभिक हैं, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये आपस में कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म हीलियम। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है
उसे ही दरअसल में परमाणु ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि चाहे विखंडन हो चाहे संलयन हो, परमाणु ऊर्जा निकलती है। अच्छा, ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि विखंडन से जितनी ऊर्जा निकलती है उससे 1000 गुना ज्यादा संलयन में ऊर्जा निकलती है। जी हाँ, जो कि जुड़ने में ज्यादा एनर्जी एक्सप्लोशन होती है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत उच्च ताप पर होती हैं। अब मैं थोड़ा-सा एक मिथक दूर कर दूं, या एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारा जो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा भी या सूरज में जो एनर्जी है और सिर्फ नाम संलयन के कारण है। आप जरा चीजें देख लीजिए, ये सूर्य है। सूर्य कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बादशाहत किस एलिमेंट की? 71% के साथ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन दरअसल में 3 रूपों में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। याद रखिएगा ये बात, ब्रह्मांड में दरअसल में प्रोटियम, एटियम का बोलबाला है। सूर्य के सेंटर में होता है क्रोड, और इसी क्रोड में 1H2 और 1H3, जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में मिलते हैं और बनाते हैं हीलियम। देख लीजिए अच्छे से। और इसी हीलियम के कारण, मतलब हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप मिलेंगे तो हीलियम बन जाएगा, हो गया नाभिकीय संलयन। अब जो ये हीलियम है, याद रखिएगा ये आप लोग, ये हीलियम दरअसल में प्लाज्मा अवस्था है। तब हीलियम जो बनता है ये किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। और इसी प्लाज्मा अवस्था हीलियम के कारण सूरज में होती है ऊर्जा। और सूरज में ऊर्जा होने का मतलब है 2 चीज। सबसे पहली चीज है प्रकाश, मतलब लाइट, और दूसरी चीज कहलाती है। अब जो मेरे को सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है, जो यहाँ सबसे यूजफुल जो चीज है वो ये है कि हाइड्रोजन के दो सिंपल न्यूक्लियाई जो आपस में मिलते हैं, शर्त एक है, टेम्परेचर होना चाहिए 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये छोटा मोटा तापमान नहीं है भाइयों, बहुत बड़ा तापमान है, उच्चतम तापमान है। और इतना टेम्परेचर, ये बिल्कुल वही टेम्परेचर है जब आप एक एटम बॉम्ब का एक्सप्लोशन करते हैं ना, तो इतना टेम्परेचर। तो ये उच्च ताप पर संपन्न होती है नयन अभिक्रियाएं। जैसे याद करिए, हम आर्टिफिशियल सन बनाने वाले हैं। आर्टिफिशियल सन बनाने वाले हैं तो न्यूक्लियस में दरअसल में टेम्परेचर कितना चाहिए होगा? इतना ही टेम्परेचर चाहिए होगा। तभी तो हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप आपस में मिलकर हीलियम बना पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए चलते हैं अपन आगे। अब इसके बाद जो अगली चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि सूरज आज से तो नहीं चमक रहा है। सूरज तब से चमक रहा है जब से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। मतलब बिग बैंग थ्योरी के बाद जब से स्टार की फॉर्मेशन हुई है, जब से सोलर सिस्टम डिराइव हुआ है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से ही मानी गई है कॉपरनिकस के जरिए। तो कहने का मतलब जब से सूर्य है जो अपनी एनर्जी पृथ्वी पर अनवरत बिखेर रहा है, तभी से दरअसल में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती आ रही है। और यदि हम बात करें सनातन परंपरा की, तो सनातन परंपरा में भी ये चीज साफ साफ बताई गई है कि सूर्य जो है, इसकी ऊर्जा का कारण बहुत से छोटे छोटे अणुओं का परस्पर संलयित होना। और जब छोटे छोटे अणु परस्पर संलयित होते हैं तो ऊर्जा और एनर्जी ज्यादा और लंबे समय तक प्राप्त होती है। याद रखिएगा ये बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दरअसल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक, ड्यूटेरियम एज वेल एज ट्राइटियम, आपस में मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा सेंटर में ही मिलेंगे, क्योंकि सेंटर में टेम्परेचर होता है 10⁻7। तो इतने टेम्परेचर पर ही दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप आपस में मिलके हीलियम बना पाते हैं। कभी भी सन के कोरोना में, मतलब इधर आउटर सरफेस में कभी भी एनर्जी नहीं होगी। क्यों? 10⁻7। हाइड्रोजन के मिलने की शर्त ही यही है, दरअसल में हीलियम बनाने की शर्त ही यही है कि टेम्परेचर होना चाहिए 10⁻7। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब इसके बाद नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के 2 उदाहरण, जैसे आपने सुना होगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के 2 उदाहरण सुने थे ना आपने। एक उदाहरण निश्चित रूप से परमाणु बम की तरफ आपको ले जाता है, जो कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा। नाभिकीय संलयन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूछी जाएगी वो सामने है आपके, कि नाभिकीय संलयन के उदाहरण क्या है।
जैसे कि एक चीज़ मैं बार-बार से बोलता आ रहा हूँ और ये चीज़ आप समझ भी गए होंगे कि सूर्य और तारों की जो ऊर्जा है, सूर्य भी दरअसल एक प्रकार का तारा है और गैलेक्सी में उसमें तारे ही तारे होते हैं। तो कोई भी जो तारा है असल मायने में ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के मिलने से हीलियम जो बनता है और टेम्परेचर होगा 10 टू द पावर 7 तभी दरअसल में फॉर्म पाएगा। तो नो डाउट जैसे सूर्य एक तारा है, इस तरह से और भी जितने तारे हैं, सबकी ऊर्जा का स्रोत जो है निश्चित रूप में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन बॉम्ब, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। यूएसए के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया था एडवर्ड टेलर ने 52 में। उसकी देखा-देखी रशिया ने भी की, बाद में रशिया ने भी अपने आप को हाइड्रोजन पावर में तब्दील किया, मतलब हाइड्रोजन बम रशिया ने भी बनाया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात ये निकल कर आती है दोस्तों कि इंडिया ने भी हाइड्रोजन बम बनाया और उसकी टेस्टिंग करी है। जी हाँ, इंडिया ने हाइड्रोजन बम बनाकर उसकी टेस्टिंग करी थी 11 मई 1998 को। तो कहने का मतलब है जब भी हम हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुनते हैं तो असल मायने में हाइड्रोजन बॉम्ब में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही यूज होती है। हाइड्रोजन बम बनता कैसे है? चलिए आप खुद देख लीजिए। हाइड्रोजन बम को बनाने में भी हमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम लेना होगा और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में मिलकर हीलियम बनाएंगे, लेकिन शर्त एक टेम्परेचर होना चाहिए 10 टू द पावर 7। तो कभी भी जब हम हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाते हैं ना बेटा जी, तो हमको 10 टू द पावर 7 टेम्परेचर के लिए एक अलग से एटम बॉम्ब एक्सप्लोज करना पड़ता है। और जब हम एटम बॉम्ब का एक्सप्लोशन करते हैं, तो कितना टेम्परेचर 10 टू द पावर 7, तब कहीं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मतलब हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब भी दरअसल में एक टाइप का एटम बॉम्ब ही है। इसलिए बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए एक लाइन यूज करते हैं, थर्मोन्यूक्लियर वेपन। तो इस चीज के लिए आप जरूर तैयार रहिएगा। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात जो मैंने आपको अभी बताई, आप खुद देख लीजिए। ये सामने जो स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं, ये सबसे पहले वे व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडवर्ड टेलर, अमेरिका के व्यक्ति हैं। इन्होंने एटम बम डिजाइन किया है। परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम। शुरू से मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एटम बम के एक्सप्लोजन से यदि 1 किलोमीटर का एरिया नष्ट नाबूद हो जाता है, हाइड्रोजन बम के कारण दरअसल में 1000 किलोमीटर का एरिया नष्ट होना, एकदम सिंपल तरीके से। अब इसके बाद सिद्धांत, तो सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर है। और अब उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी होगी कि नाभिकीय संलयन तो है, लेकिन अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में जैसे ही मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो कायनात में किसी भी शक्ति के पास या के पास भी नहीं है दरअसल में जो ड्यूटेरियम ट्राइटियम को आपस में मिलने से रोक सके। चाहे मैं सन के सेंटर की बात करूं और हाइड्रोजन फॉर्मेशन की बात करूं। इसीलिए हम दरअसल में एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है जो हाइड्रोजन बॉम्ब, जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, नो डाउट नाभिकीय संलयन, इन अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन को ही हम दरअसल में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इतनी सिंपल सी एक है जिस अब इससे भी महत्वपूर्ण चीज जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ निर्मित नहीं, जबकि नाभिकीय विखंडन आपने सुना, एक्सप्लोशन होता है, प्लूटोनियम का एक्सप्लोशन होता है, अब तो थोरियम का एक्सप्लोशन होता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते हैं, नाभिकीय संलयन निकलती है। इसी तरह से जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में मिलते हैं तो किसी तरह की कोई भी अल्फा बीटा गामा या न्यूक्लियर सेंस या पर्यावरण को दिक्कत होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो सूर्य के अंदर बड़ा सोर्स, मतलब नाभिकीय संलयन में जब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलते हैं तो किसी तरह का पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई ऊट-पटांग या अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण में निर्मित ही नहीं होते। तो बिखरने का या पर्यावरण के स्वास्थ्य में दिक्कत आने का, प्रदूषण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
जबकि नाभिकीय संलयन में सभी तरह के प्रदूषण देखने को हमको मिलते हैं। ये बात आप याद। इसके बाद एक सबसे काम की बात जो मेरे को आपको बतानी है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए हमको यूरेनियम चाहिए, थोरियम चाहिए, प्लूटोनियम, ये सभी कहलाते हैं नाभिकीय खनिज। प्रकृति में मात्रा सीमित है, इसलिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है वो सीमित है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से आप लाभ लंबे समय तक नहीं ले सकते, क्योंकि नाभिकीय खनिज ही सीमित है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी सीमित है। लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है, इसकी एनर्जी का स्रोत असीमित है। सूर्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण, कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले से चमक रहा है और लाखों करोड़ों साल बाद भी चमकेगा। इसी आधार पर आज जो सूरज में ऊर्जा का, वैज्ञानिक लोग हाइड्रोजन को एनर्जी फुल बताकर भविष्य की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताने वाले हैं। इस सभी ईंधनों में हाइड्रोजन के दहन से ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित, मतलब हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू। अब आता है सब कमाल की बात, नाभिकीय संलयन के लिए हमको जो खनिज चाहिए, याद रखिएगा मेरी बात, नाभिकीय संलयन के लिए हमको जो फ्यूल चाहिए है, जो खनिज चाहिए है, वो दरअसल, और वो अधातु तत्व जो है उसकी ब्रह्मांड में ऑलरेडी बादशाहत है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आप कहेंगे हाइड्रोजन 71%। हाइड्रोजन 70% का, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम 71%। और ब्रह्मांड में जहां ये तीनों आइसोटोप हैं, सूर्य भी है, बड़े आसानी से ड्यूटीरियम ट्राइटियम ब्रह्मांड में मिलकर न्यूक्लियस में 10⁻7 टेम्परेचर होता ही है, कीजिए एनर्जी तैयार। मतलब कहने का है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए जो फ्यूल है प्रकृति में सबसे ज्यादा मौजूद, प्रकृति नहीं, यहाँ ब्रह्मांड मुझे कहना चाहिए। जबकि संलयन के लिए जो पदार्थ हैं मैंने आपको बताया, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, सब सीमित मात्रा में। और इस तरह से ये नाभिकीय और नाभिकीय विखंडन में एक छोटा सा ये समाप्त हो जाता है। अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन बेहतर है, नाभिकीय विखंडन बेहतर है, याद रखिएगा, नाभिकीय नाभिकीय विखंडन दोनों एटॉमिक एनर्जी के रूप है, और इन दोनों के बेसिस पर ही एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर और आर्टिफिशियल वर्तमान समय में सर्वाइव हो रहे हैं। सबसे बड़ी काम की बात कि नाभिकीय संलयन के बारे में जानकारी तो है, लेकिन उसके अनुप्रयोगों को अभी हम देख रहे हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन वाले जो यूजेस हैं, एटम बॉम्ब और चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, अभी हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन इनके एक्सप्लोशन से पर्यावरण में बहुत बहुत परेशानियां उत्पन्न होती। तो नाभिकीय विखंडन जो कि परमाणु ऊर्जा का जीता जागता एक स्वरूप है, स्वीडन दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसने एटॉमिक एनर्जी के इन दोनों रूपों पर स्पेशली प्रतिबंध लगाए जाने पहले वकालत करी। जीवाश्म ईंधनों के दहन से या जीवाश्म के बाद पर्यावरण को जो दुर्गति होती उसके, और दूसरी चीज जीवाश्म ईंधन कुछ समय समाप्त हो जाएंगे, तब हमारे ऊर्जा संकट, तो ऊर्जा संकट की निराकरण के लिए कई साइंटिस्ट और कई जानकार कहते हैं को लौटना हो, चलना हो परमाणु ऊर्जा की तरफ। लेकिन स्वीडन ने इस बात को नकारते हुए कहा कि एटॉमिक एनर्जी चूक पूरी पृथ्वी के लिए बड़ी दिक्कत और परेशानी का सबब बनती है। इसका जीता जागता सबूत हमको मिला वॉर में, इसका जीता जागता सबूत को मिला 1986 में, इसका जीता जागता सबूत पूरी दुनिया ने देखा फुकुशिमा डाइची हरा में। तो कहने का सीधा मतलब है, तकनीकी उतनी ही फायदेमंद है जितनी खतरनाक। अब ये हमारे हाथों पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है, हम इसको किस हद तक ले सकते हैं, पॉजिटिव जोन और नेगेटिव। तो नियम आपकी बेहतरी के लिए ही, अगर इनका सकारात्मक यूज किया गया तो निश्चित में आप बहुत आगे तक, और इससे मानव सभ्यता हमेशा हासिल होगी। लेकिन यदि ये तकनीक गलत तरीके से, गलत इरादों से और गलत मंतव्य के साथ यूज हो, बहुत से ऐसे मंजर देखने
इसीलिए ये जो टॉपिक है एक गहन चिंतनीय टॉपिक है। दुनिया के दूसरे देश जहां इस ओर जा रहे हैं, स्वीडन ने 2010 में ही परमाणु ऊर्जा के दोनों स्वरूपों पर रोक लगा दी है। इसी वजह से ये हमेशा चर्चा में रहने वाला सब्जेक्ट है। और इंडिया में भी इन कहीं पर यदि न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट होता है तो सरकारों और जन सामान्य के लोगों के बीच टकराव की जनरल स्थिति देखने को मिलती है। मतलब कहने और एनर्जी की सही विकल्प है या विकल्प नहीं है, इस पर लेकर साइंटिस्टों के दो ध्रुव हैं। कुछ इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं। हालांकि हम तक नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर में जो ना था कि नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, सबसे बेहतर तरीके जाना और समझा। लास्ट में फाइनल अपनी बात को सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि जब भारी नाभिक दो हल्के विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है और साथ एटम बॉम्ब। जबकि नाभिकीय ठीक उल्टा होता है, तो सरल न्यूक्लियर ही बना और उससे भी इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन बॉम्ब और सूर्य की ऊर्जा और आर्टिफिशियल सन लाइन पे बेस है। नाभिकीय संलयन के लिए हाइड्रोजन खनिज की आवश्यकता होती है, जबकि यदि बात करें विखंडन के लिए तो हमें चाहिए क्या? तो इस तरह से ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का छोटा सा टॉपिक हुआ समाप्त। मेंस में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मिलेगा 5 मार्कर में आपको, तो 3 मार्कर में मिलेगा। जितनी इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके वैल्यूबल रहा होगा। थैंक यू।